हेलो गाइस, दिस इज सुरेंद्र कुमार। स्वागत है आपका अभियान आईएएस एकेडमी की अद्भुत प्रश्नोत्तरी कक्षा और एमसीक्यू के महायुद्ध में। तो जितने भी महारथी हैं कर्मवीर श्रृंखला के, आ जाओ जल्दी और करते हैं क्लास की शुरुआत। स्वागत है भाई सबका। अंकुश जी स्वागत है आपका, याचिका, वर्णिका, कंचन, अरे वाह, मधु जी स्वागत है आपका भाई, तानी बस सभी का स्वागत है। बताएं भाई कैसे हैं और कैसी चल रही है पढ़ाई वढ़ाई आपकी, बताओ। मेरी आवाज़ आ रही है सबको? नमस्ते जी, नमस्ते ज्योति जी स्वागत है आपका। मेरी आवाज़ आ रही है आप सबको? पी एम एस वी एस पी, गुड इवनिंग भैया। ये हमको आपका नाम जो है नहीं समझ में आया है। जय श्री राम, स्वागत है आपका भाई। जय श्री राम, जय जय श्री राम। चलिए, तो जितने भी महारथी हैं आप सबका स्वागत है। हमारी क्लास की हम लोग स्टार्ट करते हैं, शुरुआत करते हैं। ये कौन कौन है भैया, ये नाम ज़रा बता दो। मेरी आवाज़ आ रही है आप सबको, नहीं आ रही है? मुझे कमेंट आपके नहीं दिखाई दे रहे हैं। मुझे एक बारी आप बोल दीजिए, क्या मेरी आवाज़ आ रही है आप सबको? चलिए, शुक्रिया कंचन जी, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, शुक्रिया। चलिए, तो यहाँ पे आज की जो कक्षा है हमारी वो किस पे होने वाली है, आपने पढ़ लिया होगा, अच्छे से इसको देख लिया होगा कि आज हम बात करने वाले हैं ब्रिटिश काल में आर्थिक गतिविधियों के बारे में। ठीक है कि नहीं? यानी अगर हम ब्रिटिश के टाइम की बात करेंगे, यानी यहाँ पे जो स्पेशली जब ब्रिटिश यहाँ पे रूल कर रहे होते हैं उस वक्त के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं कि यहाँ पे आर्थिक स्थिति कैसी होती है, कौन कौन सी इकोनॉमिक टर्म्स हैं। अक्सर वो एग्जामिनेशन में आपको यहाँ से पूछे जाते हैं और हर एक एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। तो आपको ज़रूर पता ही होना चाहिए कि अंग्रेज़ों ने अपने साथ में क्या क्या किया। यानी हमको भारत को क्या कहा जाता है? भारत को कहा जाता है गोल्डन वर्ड, यानी सोने की चिड़िया कहा जाता है भारत को। यानी हमारे पास में रिसोर्सेज की कोई कमी नहीं थी, अनलिमिटेड हमारे पास रिसोर्सेज थे। और जिसको यहाँ से ले जाने का काम किसने किया? अंग्रेजों ने। ठीक है कि नहीं? चुन चुन करके, क्या नहीं ले करके गए वो यहाँ से, कुछ भी तो नहीं छोड़ा। यानी खाने पीने की चीज़ों से लेकर के और तमाम जो डेकोरेशन तक की चीज़ें थी वो सब उठा करके ले गए यहाँ से, एवरीथिंग। आप सोच लो, आप अगर कहीं किसी राजा महाराजा के घर में उनको कोई पेंटिंग भी अच्छी पसंद आ जाती थी तो उसको भी उठा करके ले जाते थे। तो यहाँ पे जरा देख लेते हैं कि भाई यहाँ कौन कौन सी बातें हैं जो अर्थव्यवस्था पे यहाँ पे डिस्कस करने योग्य हैं, जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से खास हैं। चलिए, बिना देरी के हम हमारी कक्षा की स्टार्ट करते हैं। शुरुआती क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन पे, जवाब देंगे आप जल्दी। फटाफट बताइए क्या है सही आंसर। आपको बताना है महालवाड़ी बंदोबस्त की नीति की पहल किसने की? सभी बच्चे बताएं जल्दी, सारे बच्चे जो जो कक्षा में मौजूद हैं। हु इनिशिएटेड द पॉलिसी ऑफ महालवाड़ी सेटलमेंट? क्या है सही आंसर? देखिए, यहां पे अगर हम बात करेंगे, आप सबको ये जानकारी होनी चाहिए, यू शुड नो अबाउट कि हमारा जो देश है, बेसिकली भारत जो है वो कृषि प्रधान देश है ना? हमारा जो देश है वो कैसा? कृषि प्रधान देश है। यानी हमारे यहाँ पे क्या है, खेती को क्या दी जाती है? प्राथमिकता दी जाती है, प्रायोरिटी दी जाती है। यहाँ पे पहली जो प्राथमिकता, अगर हम कहेंगे कि भारत की आज़ादी तक जो प्राथमिकता दी जा रही है वो किसको दी जा रही है? खेती को दी जा रही है। ठीक है कि नहीं? और बाकी सर्विस सेक्टर की जो हम बात करेंगे तो उसको बाद में प्रायोरिटी दी जाती है। ठीक है? यानी किसी की अगर हम सेवा करते हैं, आज की डेट में जो सर्विस सेक्टर जो है, जो कि थर्ड लार्जेस्ट टैक्स सेक्टर है, समझ में आई? तो वो क्या है आप समझ लीजिए, वो बाद में आता था। यानी नौकरी वोकरी करना क्या था, शान के खिलाफ माना जाता था पहले। तो जो व्यक्ति खेती बाड़ी करते थे उनको बड़ा सम्मान मिलता था, रिस्पेक्ट मिलता था। सिर्फ एक ही रिलीजन है और उस रिलीजन को बोलते हैं जैन धर्म, जहां पे खेती जो है, खेती बाड़ी को क्या माना जाता है? निम्न कार्य माना जाता है। बाकी सभी धर्मों में क्या है, खेती को क्या माना जाता है? सबसे ऊंचा उत्कृष्ट कार्य माना जाता है। अब यहाँ पे अगर हम बात करेंगे तो
तीन सिस्टम जो है बेसिकली, तीन प्रणालियां जो है वो चल रही हैं, ठीक है। उसमें पहला है, उसमें हम बात करेंगे किसके बारे में, एक है स्थायी बंदोबस्त, ठीक है कि नहीं, यानी इसको बोलते हैं आप परमानेंट सेटलमेंट। दूसरे की जब हम बात करेंगे तो वो हो गया महालबाड़ी या महालबारी बोलते हैं इसको, है ना, यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग इसको स्थायी बंदोबस्त के नाम से जानते हैं, ठीक है कि नहीं, इसको हम लोग बोलते हैं स्थायी बंदोबस्त। और ये है मालबाड़ी, और एक और है आपके पास में, उसको बोलते हैं रैयतबाड़ी। ये तीन क्या हुआ करते थे अंग्रेजों के ज़माने में, व्यवस्थाएं थी। और इनमें अगर हम चर्चा करेंगे तो यहाँ पे स्थायी बंदोबस्त का मतलब क्या होता है, स्थायी का मतलब परमानेंट। तो यहाँ पे जो जमींदार है बेसिकली, जो साहूकार है, जो जमीन का मालिक है, उसके साथ में क्या कर लिया जाता है, बातचीत कर ली जाती है। और ये बातचीत जो है टैक्सेशन को लेकर के, रेवेन्यू को लेकर के, टैक्स शेयर को लेकर के, यानी कि इसमें क्या किया जाता है, 8, 10, 15, 20 सालों के लिए बंदोबस्त कर लिया जाता है। इसके बाद में इसको रिव्यू किया जाता है। बात समझ में आई? क्योंकि अभी हम बता नहीं रहे हैं आपको, अभी आने वाले यहाँ पे क्योंकि क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे तो वहाँ पे हम आपको बताएंगे कि ये कौन कौन से क्षेत्रों में, कौन कौन से एरियाज में प्रचलित थी। दूसरे नंबर पे महालबाड़ी, यानी यहाँ पे क्या किया जाएगा, कई सारे गाँव को मिलाकर के एक महाल बनता था, है ना। तो यहाँ पे क्या कर लिया जाएगा, यहाँ पे जो व्यवस्था करी जाएगी, जो उस महल का हेड होगा, जो उसका मुखिया होगा, उसके साथ में क्या करते थे अंग्रेज, बंदोबस्त करते थे। यानी उसके साथ में भाई कितना टैक्स आप हमको देंगे और कितना आप अपने पास रखेंगे। जैसे आपको याद होना चाहिए, इधर अगर मान लेते हैं हम चर्चा करें तो जैसे यहाँ पे 11 अगर मान लेते हैं भाग हैं, तो उसमें से क्या है 10/11 भाग हुआ करते थे अंग्रेजों के, ठीक है कि नहीं। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो ये एक सेकेंड, जस्ट अ मिनट, यहाँ पे क्या है 1/1 अगर हम बात करेंगे किसके बारे में, यहाँ पे 11 भागों के बारे में, तो वो किसका होता था, वो उस व्यक्ति का होता था, या इसको महाल कह देंगे, है ना। और बाकी जो रिमेनिंग पार्ट्स की बात करेंगे, ठीक है कि नहीं, तो यहाँ पे 10/11वां भाग किसका हो जाता था, ये अंग्रेजों के हो जाते थे, ठीक है। तो ये व्यवस्था हुआ करती थी, ठीक है, आप ऐसा समझ लीजिए। रैयतबारी की जब हम बात करेंगे तो रैयतबारी व्यवस्था क्या है, बड़ी खास व्यवस्था है। इसमें क्या किया जाएगा, रैयत का मतलब क्या होता है, रैयत का मतलब होता है किसान, फार्मर। तो यहाँ पे क्या होगा, अब किसान के साथ में डायरेक्ट सेटलमेंट किया जाएगा कि भाई आपको इतना प्रतिशत जो है, मतलब मान के चलिए 2/3% ये क्या हुआ करता था, अपनी जमीन का लगान किसानों को देना पड़ता था। लेकिन यहाँ पे एक खास बात क्या होगी, अब जमीन का मालिक बन जाएगा कौन, किसान, ठीक है कि नहीं। तो ये रैयतवारी जो व्यवस्था है सबसे ज्यादा भूभाग पे लागू थी, और इससे क्या हुआ, अंग्रेजों को बड़ा फायदा हुआ। लगभग 51% ये पोर्शन पे क्या थी, याद रखना है आपको, रैयतवारी व्यवस्था थी। अब जो सवाल आपसे पूछा गया है कि भाई महालबारी व्यवस्था की शुरुआत किसने करी, तो आप सब बच्चों ने बता दिया है। सभी का आंसर क्या है, जरा देख लेते हैं किन किन का आंसर एकदम सही है। सबका आंसर सही है, ठीक है कि नहीं। हॉल्ट मैकेंजी जो है बेसिकली वो इस व्यवस्था के क्या है, जनक हैं, इसको लेकर के आने वाले। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, आप जवाब देंगे। स्वागत है भाई आपका, निखिल, जय हिंद दोस्त। और बर्नआउट भैया नाम क्या है, हमको नहीं पता है आपका बर्नआउट का नाम क्या है, तो आपको भी नमस्कार। बर्नआउट मतलब अपना नाम बता दो भैया। चलिए अगले सवाल का जवाब दीजिए, क्या है सही जवाब। किसने कहा था कि धन निष्कासन सभी बुराइयों की बुराई है, ये स्टेटमेंट है, आपको जवाब देना है इसका, क्या है सही आंसर। Who said wealth extortion is the evil of all evils, यानी ड्रेन ऑफ वेल्थ उसको बोलते हैं, द ड्रेन ऑफ वेल्थ इज द इवल ऑफ ऑल इवल्स। जरा बताइए ये स्टेटमेंट किनका है, इन्होंने कहा कि धन का निष्कासन सभी बुराइयों की बुराई है। चलिए अब जिन जिन बच्चों ने जवाब दे दिया है जरा देख लेते हैं भाई। यहाँ पे जब हम बात करेंगे तो धन का निष्कासन जो है, जिसको हम लोग बोलते हैं ड्रेन ऑफ वेल्थ, और ड्रेन ऑफ वेल्थ की थ्योरी देने वाले हैं कौन, भारत के द ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाने जाने वाले, उनका नाम है दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी क्या करते हैं, ये देते हैं ये सिद्धांत, ये प्रिंसिपल। और यहाँ पे क्या है, इनकी एक बुक है, बड़ी चर्चित बुक है, आप सबने जानते भी होंगे, आपने पढ़ा भी होगा, ठीक है कि नहीं, पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया, ठीक है। तो वो क्या है, उसके ऐसे है, ये एक निबंध है, उसमें ये पहली बारी जिक्र करते हैं, उसमें चर्चा करते हैं। तो यहाँ पे क्या है, इनका ये
अंग्रेजों को लेकर के अंग्रेजों के ऊपर क्या था, ये आरोप भी था, और उन्होंने इसको क्या किया, सिस्टमेटिक तरीके से पूरी दुनिया के सामने लेकर के भी आया कि अंग्रेज जो है कैसे भारत से पैसे को निकाल रहे हैं और किस तरीके से क्या हो रहा है, भारत दिन पे दिन गरीब होता जा रहा है, भारत की आर्थिक स्थिति कमजोर होती जा रही है। उन्होंने ये बताया भी। तो यहाँ पे क्या है, उन्होंने 2-3 आइटम्स बताए। उन 2-3 आइटम्स की जब मैं बात करूंगा तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, 1858 के अंदर क्या होता है, ये इसको बोलते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, यानी प्रोक्लेमेशन ऑफ क्वीन। जब क्या होता है, 1857 की क्रांति होती है, तो 1857 की क्रांति के बाद में अंग्रेजों की जो अकल है वो ठिकाने पे आ जाती है ना। ऐसा प्रतिरोध, इतना जबरदस्त प्रतिरोध उन्होंने इससे पहले कभी देखा नहीं था। तो अब इन्होंने क्या किया, अब इन्होंने भारत के जो भी मामले हैं, चाहे वो सामाजिक मामला है, चाहे वो धार्मिक मामला है, चाहे वो राजनीतिक मामला है, उसमें नो इंटरफेरेंस की पॉलिसी को फॉलो किया, यानी कि अब कोई हस्तक्षेप नहीं करेंगे। जब अब हस्तक्षेप नहीं करेंगे तो यहां पे क्या किया जाता है, इसके अंदर क्या किया जाता है, एक सेक्रेटरी ऑफ स्टेट यानी कि भारत सचिव नाम का एक पद क्रिएट किया जाता है, और इस भारत सचिव का जो ऑफिस है वो होता है लंदन के अंदर। तो उसके जो जितने भी खर्चे हो सकते हैं, जो एक्सपेंसेस थे, उनको कहा जाता था होम चार्जेस। उसको नाम दिया गया था क्या, होम चार्जेस। तो वो होम चार्जेस भी यहाँ से दिए जाते थे, समझ लो आप, यानी उसके ऑफिस के खर्चे, साथ ही साथ में यहाँ पे जितने भी लोग यहाँ पे जो ब्रिटेन से आकर के काम कर रहे हैं, वो सारा का सारा पेमेंट लेकर के जा रहे हैं, और खर्चा कहाँ पे कर रहे हैं, वो कर रहे हैं ब्रिटेन के अंदर जा करके। यहाँ से क्या किया जा रहा है, रॉ मटेरियल लेकर के जाया जा रहा है बहुत सस्ते में, और उसके बाद में उसको क्या कर दिया जा रहा है, यहीं पे प्रोसेस करके महंगे में बेचा जा रहा है। तो उन्होंने क्या किया है, अलग अलग प्रकार से क्या किया है, इसको डिफाइन करने का काम किया है, और उसके बाद में इसको आगे बढ़ाते हैं आरसी दत्त। लेकिन फिलहाल तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वो दादा भाई नौरोजी है। द राइट आंसर इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, जल्दी आंसर करें सारे बच्चे, जल्दी जल्दी बताइए। आंसर करेंगे आप जो महारथी कक्षा में हैं, और जैसे कोई डाउट वाउट होता है तो भाई आप पूछ लिया करो कृपया ना। देखो आंसर सबको करना है ना, चुपचाप नहीं बैठना है किसी को भी। क्वेश्चन है, पहली बार भारतवर्ष की औसत प्रति व्यक्ति आय का सांख्यिकी यानी स्टैटिस्टिकली अनुमान प्रस्तुत करने का कौन काम करता है, फटाफट बताइए। हु वाज द फर्स्ट टू प्रेजेंट अ स्टैटिस्टिकल एस्टिमेट ऑफ द एवरेज पर कैपिटा इनकम ऑफ इंडिया। क्या है सही आंसर, जल्दी बताएं। थोड़ा भैया अगर फंबल वंबल आ जाए तो माफ़ कर देना ना, क्योंकि एक तो ठंड भी है, और अभी जो है ये 10वां घंटा चल रहा है, 10वां घंटा चल रहा है क्लास का ना। चलिए जल्दी करो आंसर। तो इसलिए क्या है, इसमें फंबल वंबल आते रहें तो समझ जाना कि कुछ गड़बड़ चल रहा है। चलिए जल्दी बताएं फटाफट से। आपको बताना है इनमें से कौन महारथी हैं जिन्होंने भारत की प्रति व्यक्ति आय के बारे में जानकारी दी है। तो समझिए भाई, देखो ध्यानपूर्वक, ऐसे वैसे जवाब मत दिया करो यार। देखो यहाँ पे आप देखेंगे गोपाल कृष्ण गोखले साहब जो हैं वो क्या हैं, वो राजनेता हैं, है कि नहीं, महात्मा गांधी जी के क्या हैं, गुरु हैं। तो इनका इकोनॉमी के मामले में थोड़ा हाथ तंग है, समझिए ना इस बात को। फिरोज शाह मेहता जी भी जो हैं बेसिकली ये क्या है, वकील हैं, ठीक है। इकोनॉमी के मामले में इनका थोड़ा हाथ तंग है, लेकिन उतना नहीं है जितना आप समझ रहे हो। दादा भाई नौरोजी जो है बेसिकली अभी हम बता ही दिए। पर कैपिटा इनकम के बारे में जो बात करते हैं वो करते हैं रमेश चंद्र जी, आरसी दत्त, समझ में आ रही है। आरसी दत्त साहब क्या करते हैं, पर कैपिटा इनकम के बारे में बात करते हैं। अब जरा मुझे कमेंट करके बताइएगा भारत की पर कैपिटा इनकम अब क्या है और अंग्रेजों के ज़माने में क्या थी। सब बच्चे कमेंट करके बताना जरूर है, क्योंकि इकोनॉमी में सवाल पूछा जाता है आपसे, ठीक है। चलिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे जवाब देंगे, क्वेश्चन नंबर 4। जल्दी आंसर करो, बताना है आपको दस्तक शब्द से क्या तात्पर्य है, जल्दी बताइएगा। विद्रोह, शुल्क मुक्त व्यापार, बंदरगाह और बाजार, जल्दी बताएं। द वर्ड दस्तक रेफर्स टू, दस्तक शब्द का इस्तेमाल बताएं जरा किस कॉन्टेक्स्ट में किया जाता है।
चलो देखो वैसे क्या है, देखो इधर क्या है, एक बहुत ही बढ़िया शानदार शेर है राहत इंदौरी साहब का। अगर आप जानते होंगे तो राहत इंदौरी साहब के बारे में सुना है सबने। बड़ा सही शेर है, मुझे अभी अभी याद आया है इस दस्तक को लेकर के, है ना। तो उनका शेर है, किसने दस्तक दी कौन है, किसने दस्तक दी कौन है, आप तो अंदर हो बाहर कौन है। तो अगर सुना हो तो बाबा कर दो भाई थोड़ा। यहाँ पे दस्तक जो है, दस्तक का मतलब क्या होता है, जब कोई आ जाता है, ठीक है कि नहीं, गेट खटखटाए आपका, है ना, पूछे भाई कौन है क्या है, तो उसको भी दस्तक बोलते हैं ना। जैसे आप क्या कर देते हो, किसी को ऐसे ठप्पा करते हो ना, तो उसको भी दस्तक बोलते हैं। तो यहाँ पे बड़ा बढ़िया शेर था उनका। तो यहाँ दस्तक का मतलब ये नहीं है, दस्तक का मतलब क्या होता है, ड्यूटी फ्री ट्रेड की बात की जाती है ना। यहाँ पे क्या बात की जाती है, यानी यहाँ पे क्या नहीं किया जाएगा, शुल्क मुक्त व्यापार इसको बोलते हैं। अब यहाँ पे शुल्क मुक्त जब हम व्यापार की बात करेंगे, शुल्क मुक्त जब हम व्यापार की बात करेंगे, तो यहाँ पे आप देखिएगा 17 यहाँ पे देखेंगे, जो 7 है उसमें औरंगजेब की एक्सपायरी हो जाती है। और जब औरंगजेब साहब की एक्सपायरी हो जाती है, अंतिम अगल मुगल हम बादशाह की बात करेंगे जिसके पास शक्ति थी। अब उसके बाद में क्या है, फर्रुखसियर बन रहे हैं क्या, शासक। अब फर्रुखसियर ने क्या किया जाता है, फर्रुखसियर के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी को, ईस्ट इंडिया और कंपनी को क्या है, बंगाल में शुल्क मुक्त व्यापार करने की क्या दी जाती है, परमिशन दी जाती है, जिसका नाम रखा जाता है, जिसको कहा जाता है दस्तक। ठीक है कि नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, जवाब दीजिए आप फटाफट से। स्वागत है भाई आपका सुधा जी, नमस्कार। चलिए अगले सवाल का जवाब दीजिए, क्या है सही जवाब। इस वायसराय के काल में इंपीरियल कृषि विभाग का निर्माण हुआ और पूषा में कृषि संस्थान की स्थापना हुई। कमेंट करिए जल्दी से, क्या है सही जवाब। ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ विच वायसराय द इंपीरियल एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट वाज क्रिएटेड एंड द एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट वाज एस्टेब्लिश्ड इन पूषा। क्या है सही आंसर, जल्दी जल्दी जवाब दें सारे बच्चे। सभी आंसर करिए जल्दी से। तो यहाँ पे जब हम बात करेंगे किसके बारे में, इंपीरियल एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के बारे में, तो इंपीरियल कृषि विभाग की जो स्थापना करी जा रही है वो कब होती है, वो होती है 1905 में। ठीक है कि नहीं, ये वही समय है, वही साल है, वही ईयर है जब बंगाल का विभाजन किया जाता है ना। बंगाल का क्या किया जाता है, विभाजन किया जाता है। अब बताने की जरूरत है कि कौन होगा उस टाइम पे, तो इसके लिए जिम्मेदार व्यक्ति है वही व्यक्ति जो कि बंगाल के विभाजन के लिए जिम्मेदार था, उसका नाम है लॉर्ड कर्जन। ठीक है कि नहीं। तो लॉर्ड कर्जन क्या करता है, इसकी कृषि विभाग जिसका नाम था इंपीरियल कृषि विभाग, ठीक है, उसकी स्थापना करी जाती है। वर्तमान में इसको किस नाम से जानते हैं हम लोग, इसको जानते हैं हम लोग पूषा के नाम से। और पूषा आपके आसपास ही तो है, कहाँ है सब पता है कि नहीं पता है। अब पूषा में क्या होते हैं, हर प्रकार के क्या होते हैं, हर प्रकार के कोर्सेज किए जाते हैं, सब एग्रीकल्चर से लेकर के होटल मैनेजमेंट से लेकर के तमाम कोर्सेज यहाँ पे अवेलेबल हैं। चलिए बढ़िया, और कह सकते हैं बहुत ही क्या है, एक प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूशन है, काफ़ी ख्याति प्राप्त, और काफ़ी यहाँ पे शानदार शानदार बच्चे इसमें से हर साल निकलते हैं, जो देश दुनिया को क्या करते जा करके सर्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर बताएं, क्वेश्चन नंबर 6। किस चार्टर एक्ट के तहत अंग्रेजों को भारत में भूमि खरीदने और बागान लगाने का अधिकार मिल गया था। सभी आंसर करें जल्दी से। चार्टर एक्ट ऑफ 1813, चार्टर एक्ट ऑफ 1833, और चार्टर एक्ट ऑफ 1858, और भारत परिषद अधिनियम 1861। क्या है सही जवाब इसका।
सही जवाब जल्दी से बताइएगा क्या है, व्हाट इज द राइट आंसर। चलिए भाई, इसका सही जवाब क्या है? इसका सही जवाब है चार्टर एक्ट ऑफ 1833। यानी 1800 का हम बात करेंगे 33 के चार्टर एक्ट के बारे में। तो यहाँ पे क्या दी जाती है, अंग्रेजों को ज़मीन खरीदने और साथ ही साथ में जो बागान लगाने, गार्डन्स लगाने, उनकी क्या दी जाती है, परमिशन दी जाती है। अब देखो यहाँ पे मैं कुछ कुछ चीज़ें जो इंपॉर्टेंट हैं वो बता देता हूँ आपको इनके बारे में। चार्टर एक्ट को क्या, चार्टर एक्ट को समझ लीजिए, तीन चार बातों के लिए बहुत खास जाना जाता है। वैसे सुबह की क्लास में भी हम इसके बारे में डिटेल में खूब बता चुके हैं, फिर से एक बार हम आपको बता देते हैं। चार्टर एक्ट को जाना जाता है, इसमें क्या होता है, ईस्ट इंडिया कंपनी की ट्रेड मोनोपोली खत्म कर दी जाती है। सिर्फ चाय पे और चाइना के साथ में बिजनेस व्यापार पे ही अधिकार बना रहता है, बाकी इसकी क्या हो जाती है, ट्रेड मोनोपोली खत्म। यहाँ पे क्या किया जाएगा, जो क्रिश्चियन मिशनरीज हैं उनको धर्म प्रचार की परमिशन मिल जाती है, कहाँ पे, भारत में। एक और इम्पोर्टेंट बात जो जरूर आपको याद होनी चाहिए, वो खास है और वो इम्पोर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे क्या किया जाता है, फर्स्ट टाइम इन इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया अंग्रेजों ने पहली बार ये विचार किया, सोचा कि भारत की शिक्षा पद्धति पे 1 लाख रुपया खर्च किया जाएगा, ठीक है कि नहीं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो चार्टर एक्ट के बारे में 1813 के। यदि हम बात करते हैं चार्टर एक्ट ऑफ 1833 के बारे में, तो यहाँ पे क्या किया जाएगा, ईस्ट इंडिया कंपनी की जो मोनोपोली है कंप्लीट, उसको क्या कर दिया जाता है, खत्म। अब यहाँ पे क्या किया जाएगा, एक और इम्पोर्टेंट बात जो याद रखनी है आपको, ठीक है, यहाँ पे क्या किया जाएगा, ये अब एडमिनिस्ट्रेटिव एंटिटी बन गई है, प्रशासनिक निकाय उसको बना दिया जाता है, सिंपल। इसका और दूसरा कोई काम नहीं है, बात समझ में आई। अच्छा, इसके अलावा यहाँ पे क्या किया जाएगा, सिविल सर्विसेज के एग्जामिनेशन कराने की चर्चा की जाएगी। यहाँ पे लॉर्ड मैकोलो को क्या किया जाएगा, यहाँ पे विधि आयोग का सदस्य बनाया जाएगा। तो ये तमाम चीज़ें किसके बारे में, जो आपको याद होनी चाहिए, चार्टर एक्ट ऑफ 1833 के बारे में। ये चार्टर एक्ट नहीं है, इसको बोलते हैं हम लोग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। यानी इसको क्या बोलते हैं, महारानी की उद्घोषणा भी बोलते हैं इसको, या प्रोक्लेमेशन ऑफ क्वीन के नाम से भी हम लोग जानते हैं। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आप देखेंगे क्योंकि 1857 की क्रांति के बाद में ये लेकर के आया जाता है, तो इसमें क्या किया जाता है, ईस्ट इंडिया कंपनी की इसको कंप्लीट क्या कर दिया जाता है, स्क्रैप कर दिया जाता है, समाप्त कर दिया जाता है। ईस्ट इंडिया कंपनी का अस्तित्व भी क्या कर दिया जाता है, यहाँ पे समाप्त कर दिया जाता है। और आप सारा का सारा जो ईस्ट इंडिया कंपनी का पैसा था, उसकी जो टेरिटरीज थी, उसका रेवेन्यू था, उसकी सारी शक्तियां वो किसके पास चली जाती हैं, ब्रिटेन के पास में, कंप्लीट पावर उसके पास चली जाती हैं। यहाँ पे क्या होगा, एक नया पद क्रिएट किया जाएगा वायसराय का, जो अभी तक गवर्नर जनरल हुआ करता था भारत का, अब वो बन जाएगा भारत का वायसराय। आप सब बच्चे जानते हैं कि लॉर्ड कैनिंग जो है भारत का पहला वायसराय था। अच्छा, इसके साथ में एक सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की स्थापना करी जाएगी, जो अभी हम थोड़ी देर पहले बताएं। यानी भारत में एक नया क्या बन जाएगा, एक पद और क्रिएट कर दिया जाएगा। ऑफिस कहाँ पे रहेगा उसका, लंदन में, जिसको सेक्रेटरी ऑफ स्टेट बोलेंगे। इसके अलावा बहुत कुछ है, सुबह की क्लास में जाकर के देख लेना, हमने पढ़ाया उसमें। काउंसिल एक्ट के बारे में अगर आप 2-3 बातें याद रख सकते हैं, तो एक जो खास बात मैं आपको बताऊं, एक तो इसमें ऑर्डिनेंस जो है बेसिकली क्या है, इशू करने की शक्ति मिल जाए किसको, वायसराय को। एक और इम्पोर्टेंट बात, भारतीयों को क्या होगा, लॉ मेकिंग प्रोसेस में इधर शामिल कर लिया जाएगा। 3 भारतीयों को इसमें क्या किया जाएगा, गवर्नर जनरल की लेजिस्लेटिव जो काउंसिल है उसमें शामिल कर लिया जाएगा, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें आपको जरूर पता होनी चाहिए। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 7। जल्दी आंसर करें और आगे बढ़ें, फटाफट फटाफट आंसर करें। आपको बताना है ब्रिटिश काल में इंपीरियल प्रेफरेंसेस का प्रयोग किया जाता था। क्या मतलब होता है इसका, व्हाट इट मीन बाय इंपीरियल प्रेफरेंसेस। व्हाट इट मीन बाय इंपीरियल प्रेफरेंसेस, क्या मतलब है। भारत में ब्रिटिश आयातों पर दी गई विशेष रियायत, ब्रिटिश नागरिकों के द्वारा किए जा रहे प्रजातीय भेदभाव, ब्रिटिश हित के लिए किए जा रहे भारतीय हित के दमन के लिए, और भारतीय रियासतों के राजाओं पर ब्रिटिश पॉलिटिकल एजेंसियों को दी जा रही तरजीह। क्या मतलब होता है इंपीरियल प्रेफरेंसेस, क्या मतलब है, जल्दी बताइए।
बहुत बढ़िया, सब बच्चों का आंसर एकदम सही है भाई। शाबाश शाबाश भाई निखिल। तो यहाँ पे जब चर्चा करें आपसे इंपीरियल प्रेफरेंसेस, तो इसका मतलब क्या होता है, जो भी यहाँ पे ब्रिटिश में क्या होंगे, आयात होंगे, इंपोर्ट्स होंगे, जो क्या होगा भारत में जो है मंगाई गई चीजें वस्तुएं होंगी, उन पे क्या दी जाती है, विशेष रियायतें दी जाती थी। बात समझ में आई? उसको क्या बोला जाता था, इंपीरियल प्रेफरेंसेस। यानी ब्रिटेन से अगर कुछ सामान आए तो उसको क्या देनी है, रियायत देनी है, उसको बोलते हैं इंपीरियल प्रेफरेंसेस। ठीक है, तो राइट आंसर इज ए। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 8 का जवाब दीजिए, फटाफट बताएं, आगे बढ़े। आपको यहाँ पे क्या है बताना है, अकाल आयोगों के बारे में क्या है सही आंसर, जल्दी जल्दी बताइए। सभी बच्चे आंसर करें जल्दी जल्दी, क्या है सही जवाब। वेटिंग फॉर योर आंसर्स, कमेंट करिए जल्दी से। आपको बताना है अकाल आयोग आपके सामने देके रखे हुए हैं और इनमें से क्या सही आंसर है, जल्दी बताएं। अरेंज द फेमाइन कमीशन क्रोनोलॉजिकली, बोलिए। मैकडोनल, स्ट्रेची, लायल और कैंपबेल, जल्दी जल्दी बताएं, आगे आगे बढ़ जाएं फटाफट से, क्या है सही जवाब। देखिए यहाँ पे आप देखेंगे कि जैसे ही हमारे यहाँ पे अंग्रेज आते हैं, तो अंग्रेज क्या करते हैं, यहाँ पे दो चीज़ों की शुरुआत करते हैं। एक तो है आर्थिक शोषण, और दूसरा आर्थिक शोषण के लिए वो जो तरीका निकालते हैं वो क्या है, यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा कैपिटल क्रॉप को प्रमोशन देते हैं, यानी कि नकदी फसलों को प्रमोशन देते हैं। जैसे उसमें क्या हो गया, नील हो गया, इंडिगो की खेती यहाँ पे करवाएंगे वो। साथ ही साथ में यहाँ पे क्या होगा, जो जूट है, ठीक है कि नहीं, कॉटन है, उसको प्रमोशन दिया जाएगा। जो मोटा अनाज हमारे यहाँ पे जो ज्वार बाजरा मिलेट्स वगैरह जिसको हम लोग बोलते हैं, उसकी उसके प्रोडक्शन में, उसके उत्पादन में कमी कर दी जाएगी, है ना। यानी कि हमारे यहाँ पे अब क्या है, हमारे लोगों को खाने के लिए भी नहीं मिल रहा है, समझ लो आप। तो यहाँ पे क्या है, जब इस तरह की चीज़ें होती हैं तो आप देखेंगे 18वीं सदी में, यानी कि 17वीं सदी के लास्ट से लेकर के 18वीं सदी में क्या होता है, यहाँ पे करोड़ों लोगों की मृत्यु होती है भूख की वजह से। ये मान लीजिए कि लोग भूखों मरने के लिए तैयार थे, यानी कि लगातार करोड़ों लोगों की हम बात कर रहे हैं। यानी यहाँ पे अगर मैं कहूँ आपसे, एक यहाँ पे 1878 में क्या होता है, बंगाल में भयानक अकाल पड़ता है और उसमें लगभग लगभग 50 लाख से ज़्यादा लोगों की जान जाती है। अब आप देख लो इससे ज़्यादा भयंकर क्या हो सकता है। लेकिन क्योंकि अंग्रेज क्या है, बेशरम है ना, उनके अंदर क्या नहीं है, कोई दया भाव नहीं है, संवेदनशीलता कोई है नहीं कैसे भी, है ना। यहाँ पे क्या है, सिर्फ और सिर्फ उनको क्या चाहिए, प्रॉफिट चाहिए, उनको क्या चाहिए, सिर्फ और सिर्फ लाभ चाहिए, है ना। फर्क नहीं पड़ता है कि लोग मारे जा रहे हैं, कि उनके साथ में क्या तकलीफ हो रही है, ज़्यादा से ज़्यादा उनका शोषण किया जा रहा है ना। तो ये अंग्रेजों ने किया है, और आप सबकी ड्यूटी है इस बात को भूलना नहीं है, आपको याद रखना है, दिमाग में होना चाहिए, जहन में होना चाहिए। जितने भी आज की डेट में अंग्रेजी मानसिकता के लोग हैं, उनको उनसे भी क्या होना है, आपको सावधान होना है। क्योंकि ऐसा नहीं है कि अभी इस प्रकार की मानसिकता के लोग जो है वो खत्म हो गए हैं, है नहीं, अभी भी दुनिया भर के लोग बैठे हुए हैं जो कि इस तरह की मेंटेलिटी के साथ में हैं। यानी उनको क्या चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शोषण करना है और उनसे लाभ प्राप्त करना है, अब चाहे उसकी जान ही चली जाए। तो ये आपको ज़रूर याद रखना है। तो अब क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा, ये कमीशंस जो है उनका गठन किया जाएगा। अब ये कमीशंस का गठन कर दिया जाएगा, लेकिन आउटकम तो कुछ नहीं आ रहा ना। कमीशन का गठन करने से थोड़ा ना अकालों पे कोई कमी आ जाएगी, अकालों की संख्या में कोई कमी नहीं आ रही है, फिर भी लगातार अकाल आते रहते हैं। लेकिन क्योंकि एग्जामिनर ये पूछता है तो बताना ज़रूरी है आप लोगों के लिए। पहला जो कमीशन की जब हम बात करेंगे तो कैंपबेल कमीशन का गठन किया जाएगा, है ना। उसके बाद में यहाँ पे आप देखेंगे स्ट्रेची कमीशन जो है, स्ट्रेची कमीशन सबसे ज़्यादा खास है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। ये 1878 की ये बात है जब इसका गठन किया जाता है, क्योंकि ज़्यादा समस्या है, लाखों लोगों की क्या है बंगाल में अकाल की वजह से मौत हो जाती है। अच्छा, इसके बाद में लॉयल और साथ ही साथ में फिर मैकडोनल्ड। तो ये कमीशंस क्या है, ये इनकी क्रोनोलॉजी है, तो ज़रूर आप सबको याद होना चाहिए। तो राइट आंसर क्या है यहाँ पे, सी इज़ द राइट आंसर। ओके, चलिए
आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर आपकी स्क्रीन पे 9, बताएं क्या है सही जवाब। 1895 में स्थापित बेलबी आयोग का उद्देश्य क्या था? 1895 में एक बेलबी कमीशन का गठन किया जाता है, क्या मकसद था उसका जरा बताएं। केंद्र और प्रांतीय सरकार के अधिकार क्षेत्र को परिभाषित करना, भारत की आय और व्यय की जांच करना, साथ ही साथ में यहाँ पे जो सी ऑप्शन है वो है भारत सरकार और भारतीय रियासतों के बीच संबंधों को सुधारना, और डी है भारत के लिए राज्य सचिव की शक्तियों का परिभाषित करना। क्या है सही जवाब? जिन जिन बच्चों ने जवाब दे दिया है, राइट आंसर इसका क्या है? बी। यहाँ पे जब हम बात करेंगे बेलबी कमीशन के बारे में, तो बेलबी कमीशन का गठन किया जाता है कब? 1895 में। और यहाँ पे क्या किया जाता है, इसका मकसद है, यहाँ पे इसका ऑब्जेक्टिव जो है वो ये है कि भारत में जो इनकम है और साथ ही साथ में एक्सपेंडिचर है ना, खर्चा क्या है, कितना हो रहा है और इनकम कितनी हो रही है, तो उसकी जांच करना और उसके बाद में सुझाव देना, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो, जो एक्सपेंडिचर ज़्यादा हो रहा है, खर्चा जो हो रहा है उसमें अपव्यय हो रहा है, उसको क्या किया जा सके, रोका जा सके, और साथ ही साथ में अंग्रेज अपनी जो इनकम है उसको और बढ़ा सके। ये भी कहानी किसके लिए, ये सब कुछ किसके लिए किया जा रहा है? अंग्रेजों के लिए किया जा रहा है। तो 20 का सही आंसर है, अच्छे से याद कर लीजिएगा। अगला सवाल आज का और इम्पोर्टेंट सवाल है, यानी जो हमने वेरी फर्स्ट क्वेश्चन जो पढ़ाया था या उसके बारे में डिस्कस करी थी, ये उसी से संबंधित क्वेश्चन है। जरा बताएं इसमें क्या है सही जवाब। रैयतवारी बंदोबस्त, सामने उसके लिखा हुआ है मद्रास, स्थायी बंदोबस्त बंगाल, महालवाड़ी बंदोबस्त उत्तर पश्चिमी प्रांत, और तालुकेदारी बंदोबस्त इसमें लिखा हुआ है बंगाल यानी बम्बई। अब जरा बताइए इसमें से कौन सा करेक्टली मैच नहीं है, जल्दी जल्दी आंसर करिए। करेक्टली जो मैच नहीं है उसके बारे में बताएं क्या है सही जवाब। चलिए देखिए, रैयतवारी के बारे में हम बता चुके हैं। रैयतवारी का जो संबंध है बेसिकली कहाँ से, मद्रास और आसपास के क्षेत्रों से। स्थायी बंदोबस्त जो है उसकी शुरुआत होती है बंगाल के अंदर। जब हम बात करते हैं महालवाड़ी के बारे में, तो ये उत्तर प्रदेश उत्तर पश्चिमी जो क्षेत्र है बेसिकली उनके अंदर। तालुकेदारी जो है उसमें जमीन का जो मालिक होगा वो कौन होगा, तालुकेदार होगा, ठीक है कि जमींदारी कहते हैं। ये है अवध के एरियाज में, ठीक है कि नहीं, अवध के क्षेत्रों में ये क्या था, ये तालुकेदारी चलती थी। तो सही आंसर इसका क्या है? डी इज द राइट आंसर। तो आज के थे 10 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, फिर से जा करके देख लेना। और सुबह मिलते हैं आपसे 9:30 बजे, और शाम को वही 7:15 बजे मिलेंगे। अपना ख्याल रखें, पढ़ाई ज़रूर करते रहें। जय हिंद।